नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम करंट अफेयर की 2 इनिशिएटिव शुरू किए हुए हैं, जिसके तहत हम क्रॉनिकल मैगज़ीन भी करा रहे हैं आपको, मंथली वाली मैगज़ीन और जो पतली वाली होती है। और उसके अलावा हमने एक नया इनिशिएटिव पिछले वीक से शुरू किया है, जो हम घटना चक्र आय दृष्टि की बुक होती है, उसको शुरू किया है हमने, ठीक है? तो आपको सभी साथियों को पता होगा कि हम घटना चक्र की जो आय दृष्टि की मैगज़ीन है, उसको मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को 4 वीडियो पब्लिश करते हैं, ठीक है? 4 वीडियो डालते हैं जिसमें जिसमें हम कोशिश करते हैं कि 4 टॉपिक या 5 टॉपिक, जैसा बड़ा या छोटा के हिसाब से। अगर छोटा है तो 5 टॉपिक और बड़ा है तो 4 टॉपिक को हम कवर करते हैं प्रत्येक वीडियो में, ठीक है? तो ये एक नया इनिशिएटिव करंट अफेयर से रिलेटेड शुरू हुआ है। यह जो क्लास है आपकी आरओ की आगामी परीक्षा और यूपी पीसीएस का और बीपीएससी का भी एग्जाम होने वाला दिसंबर में, उसके सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सारे टॉपिक जो हैं उसको आपको, जैसे कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है तो जो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है। तो आप बाद में जब रिवीजन करेंगे तो आप उसे अंडरलाइन वाले पॉइंट्स को भी अगर पढ़ेंगे तो भी आपको काम चल जाएगा, ठीक है? तो आज की क्लास शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, जाए वीडियो को शेयर करें, जाए लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में तो मिल जाएगा ही जाएगा, जब अभी वीडियो खत्म होगा तो अभी लास्ट में हम इंटरफेस दिखा देंगे हमारा कौन सा है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, अगर हम यूट्यूब चैनल के हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल सारा लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन आता है सर्वप्रथम वीडियो बनाने से पहले वहीं पे दिया जाता है। कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ डालना हो तो वहाँ पे डाला जाता है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। ये इसमें आपका पता है कि इसमें 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर समाहित हैं, ठीक है? आज से पहले इसकी 3 क्लास हो चुकी है, जिसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है आज दृष्टि के नाम से। तो आप जाके पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं, जो साथी अभी तक नहीं देखे हुए हैं। सभी साथियों से उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस कंटेंट को सराहना करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करेंगे, ज्यादा ज्यादा लाइक करेंगे और हमारा साथ देंगे कि जिससे हम इस क्लास को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। अब आपको पता होगा कि हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। ये वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया था कि एनआईसीडीपी के 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी मिली। अब आज के हम 4 टॉपिक पढ़ने वाले, 4 या 5 टॉपिक। तो एकीकृत पेंशन योजना पहला पढ़ेंगे हम। एनआईआरएफ का इंडिया रैंकिंग 2024 पढ़ेंगे हम, ये बड़ा टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी करने वाला बन गया आज। उसके बाद हम चौथा टॉपिक पढ़ेंगे आपका एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24, ठीक है? तो ये चारों टॉपिक बड़े हैं, तो हम 4 ही टॉपिक इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, एकीकृत पेंशन योजना। जैसे आपको पता होगा कि अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे में है ओपीएस या एनपीएस। एनपीएस मतलब न्यू पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम जिसको कहा जाता है, और ओपीएस जो ओल्ड वाली पेंशन थी उसको। तो सरकार ने एक नया बनाया हुआ है एकीकृत पेंशन योजना, जिसको बोलते हैं यूपीएस, ठीक है? तो यूपीएस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वृद्धावस्था की आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम या एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है, ठीक है? इस नई योजना से लगभग सरकार 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, ठीक है? ऐसे कर्मचारी जो वर्तमान में जारी पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के लाभार्थी हैं, उनके पास यूपीएस में स्विच करने का एक मुफ्त विकल्प भी होगा। जैसे जो एनपीएस में है वो यूपीएस में भी स्विच हो सकते हैं, ठीक है? 25 अगस्त 2024 को अपने सभी कर्मचारियों के लिए यूपीएस को मंजूरी देने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया, ठीक है? तो राज्य कर्मचारियों के लिए यूपीएस की मंजूरी देने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया, ठीक है? इसको इंपॉर्टेंट से याद रखेंगे आप, ठीक है? 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी गई। 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। देखिए इसका प्रभावी डेट आपको याद रखना, कब प्रभावी होगा? 1 अप्रैल 2025 से यह प्रभावी हो जाएगा, लागू हो जाएगा, ठीक है? इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? अब इसकी मुख्य विशेषता इसको देखते हैं, ठीक है? इसका पहला पॉइंट आपका है सुनिश्चित पेंशन मिलेगा इसमें। कर्मचारी को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीने के प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% समतुल्य राशि मूल पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। जैसे देखिए मतलब जैसे रिटायर होने वाला है, जैसे मेरा अगर रिटायरमेंट मैं अपना लूँ 2058 में मेरा अगर रिटायरमेंट है तो 2017 जुलाई से देखा जाएगा 2058 तक। उसके बाद फिर जो मूल वेतन रहा होगा उसके सारे का 12 महीने का उसका एक एवरेज निकाल के पेंशन लगा दिया जाएगा मेरा, ठीक है?
हालांकि उपयुक्त पेंशन राशि को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा आवश्यक है। देखिए, अगर आपको आधा पेंशन पाना है तो आपको कम से कम 25 वर्ष की सेवा करनी होगी। ठीक है, 25 वर्ष से कम सेवा अवधि में अनुपातिक रूप से पेंशन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगर 25 वर्ष से कम सेवा की है तो अनुपातिक रूप से इससे थोड़ा बहुत पेंशन कम हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी ही यूपीएस के तहत पेंशन पात्र होंगे। तो जैसे जो कम से कम 10 वर्ष की सेवा किया होगा कर्मचारी होगा, उसको ही इस सेवा का लाभ मिलेगा। ठीक है, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन दूसरा पॉइंट है इसमें, कि किसी कर्मचारी को उसके निधन से पहले प्राप्त पेंशन के 60% के समतुल्य सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। जैसे कि कोई पेंशन भोगी है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो 12 महीने, जो लास्ट के 12 महीने में उसने पेंशन पाया होगा, उसका औसत निकालकर उसका 60% पेंशन भोगी परिवार को दे दिया जाएगा। ठीक है, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, यह योजना न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करेगी। जैसे कोई 10 वर्ष नौकरी किया तो उसको कम से कम 10,000 रुपया प्रति माह तो मिलेगा। जैसे कोई भी कितना भी किया हो, चाहे 10 वर्ष का किया हो, चाहे 20 वर्ष, चाहे 25 वर्ष, अब न्यूनतम 10,000 रुपया प्रति माह तो सुनिश्चित कर दिया गया है इसमें। ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें है कि सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक लागू होगा। ठीक है, तो मुद्रास्फीति सूचकांक जितना भी ये है, सुनिश्चित चाहे पेंशन हो, चाहे पारिवारिक पेंशन हो, चाहे सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन हो, इसमें मुद्रास्फीति लागू होगा। मतलब कि महंगाई लागू होगी, जो महंगाई बढ़ता रहेगा उसको वो भी लागू इस पे होता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एक मुश्त राशि के लिए भी पात्र होंगे। ग्रेच्युटी के अतिरिक्त भी एक मुश्त राशि भी मिलेगी सेवानिवृत्ति के बाद भी। ठीक है, यूपीएस के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारी का योगदान मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 10% होगा। ठीक है, तो जैसे कि जो आपको इस यूपीएस का लाभ पाने के लिए, जैसे मूल वेतन मेरा है जो, और जो मेरा महंगाई है, दोनों को जोड़कर 10% जमा करना होगा। तो और सरकार कितना करेगी इसमें? 18.5% सरकार जमा करेगी। और एनपीएस के तहत कितना होता है? 10% हम लोग करते हैं और 14.5% सरकार करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनपीएस 22 साल शुरू किया सरकार ने। क्या है ये? अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना ये शुरू किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना वात्सल्य की घोषणा की गई है। यह एक अंशदान आधारित पेंशन योजना है। सब्सक्राइबर को प्रतिवर्ष न्यूनतम 1,000 रुपए का योगदान करना होगा। अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है। इसके तहत माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान किया जाएगा। बच्चे के वयस्क होने पर इस योजना के सहज रूप में एक सामान्य एनपीएस खाते में बदल सकेगा। ठीक है, 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य को लॉन्च किया। ठीक है, तो 18 सितंबर 2024 को एनपीएस वात्सल्य को लॉन्च किया है वित्त मंत्री ने। ठीक है, मतलब बच्चों के लिए है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2024, ये क्या है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई। तो अब इसको याद रखना आपको, एनआईआरएफ की शुरुआत कब की गई है? 29 सितंबर 2015 को की गई है। ठीक है, देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग, ये उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग प्रदान करता है। ठीक है, कि एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा धांतरफ है कि इंडिया रैंकिंग प्रथम संस्करण 2016 में जारी किया गया है। ठीक है, तो इंडिया रैंकिंग का प्रथम संस्करण 2016 में जारी किया गया है। यह 2024 का संस्करण जारी हुआ है और पहली बार 2016 में जारी किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। 12 अगस्त 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर इंडिया रैंकिंग 2024 को जारी किया। तो किसने जारी किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया रैंकिंग 2024 को जारी किया गया। यह देश भर के उच्च शैक्षिक संस्थानों को रैंकिंग जारी करता है। यह रैंकिंग नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में जारी की गई। तो यह रैंकिंग नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में जारी की गई। इंडिया रैंकिंग का यह कौन सा संस्करण है? यह 9वां संस्करण है। ठीक है, 9वां संस्करण। पहला संस्करण 2016 में जारी हुआ है। 2016 में पहला संस्करण जारी हुआ है। ठीक है, 9 श्रेणियों के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग जारी की जाती है। कितने श्रेणियों में जारी किया जाता है? 9 श्रेणियों में जारी किया जाता है। ठीक है, एक ओवरऑल समग्र में, एक कॉलेज वाले में, एक विश्वविद्यालय में, एक अनुसंधान संस्थान में, एक नवाचार के क्षेत्र में, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय में और मुक्त विश्वविद्यालय में और कौशल विश्वविद्यालय में 8 क्षेत्रों में जारी किया जाता है। ठीक है, 3 श्रेणियां
तीन नई श्रेणियां यथा राज्य सार्वजनिक विद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय वर्ष 2024 में पहली बार इंडिया रैंकिंग में शामिल हुई है। ठीक है, तो ये 3 श्रेणियां जो है इंडिया रैंकिंग में 2024 में ही शामिल हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकता है स्टेटमेंट में। ठीक है, तो कौन कौन सी है? राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय को वर्ष 2024 में पहली बार इंडिया रैंकिंग में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उल्लेखनीय है कि 8 विभिन्न विषयों के अंतर्गत भी संस्थानों को रैंकिंग प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो 8 विषयों के अंदर भी 8 श्रेणी में और 8 विषयों में भी संस्थानों को रैंकिंग दिए जाते हैं। ठीक है, कि मतलब कि इंजीनियरिंग में कौन है, फार्मेसी में कौन है, ये सब भी प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, समग्र ओवरऑल में लगातार 6वें वर्ष 2019 से लेकर 24 तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास का प्रथम स्थान है। ठीक है, तो 2016-19 से लेकर 6वें वर्ष लगातार 6वें वर्ष आईआईटी मद्रास प्रथम स्थान पे है। ठीक है, ओवरऑल में समग्र श्रेणी में। ठीक है, अभियांत्रिकी विषय में आईआईटी मद्रास लगातार 9वें स्थान पर, मतलब इंजीनियरिंग के विषय में आईआईटी मद्रास 9वें वर्ष लगातार प्रथम स्थान पे 2016 से। ठीक है, विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय श्रेणी में आईआईएससी बेंगलुरु 9वें स्थान, मतलब कि 9वीं बार प्रथम स्थान पाया है। ठीक है, यह संस्थान अनुसंधान संस्थान श्रेणी में लगातार 4थे वर्ष शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ इंडिया रैंकिंग 2024 शीर्ष 5 संस्थान समग्र श्रेणी में। ठीक है, तो पहले 3 है, पहला आईआईटी कौन है? आईआईटी मद्रास है, दूसरा भारतीय विज्ञान संस्थान है, तीसरा आईआईटी बॉम्बे है। तो 3 याद रखना है आपको, आईआईटी मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, और आपका 5वें नंबर पर ये यूपी वाला आपको याद रखना है कि 5वें नंबर पे आपका क्या है? 5वें नंबर पे आपका आईआईटी कानपुर है। ठीक है, यूपी का पेपर है तो इसको याद रख लेना है कि 5वें नंबर पे आईआईटी कानपुर ओवरऑल में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया रैंकिंग 2024 में उत्तर प्रदेश के संस्थान की समग्र श्रेणी में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कौन सी है? देखिए 5वें नंबर पे कौन सा है? आईआईटी कानपुर। 11वें नंबर पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 16वें नंबर पे अलीगढ़ विश्वविद्यालय। अगर यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पहला आईआईटी कानपुर, दूसरा बनारस विश्वविद्यालय, अलीगढ़ हिंदू मुस्लिम विश्वविद्यालय तीसरे नंबर पे है। ठीक है, और वैसे ओवरऑल रैंकिंग में 5वां 11वां 16वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया रैंकिंग विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान, विभिन्न श्रेणियों में कौन कौन से? विश्वविद्यालय के श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटका पहले नंबर पे, कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज दिल्ली का पहले नंबर पे, अनुसंधान संस्थान की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु पहले नंबर पे, नवाचार श्रेणी में आईआईटी बॉम्बे पहले नंबर पे, मुक्त विश्वविद्यालय के श्रेणी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू नई दिल्ली पहले नंबर पे। और आगे देखते हैं कौन सा? कौशल विज्ञान। अब देखो इंपॉर्टेंट है, कौशल विश्वविद्यालय श्रेणी में सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल्स यूनिवर्सिटी, पूर्ण नाम सिम्बायोसिस स्किल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, कौशल विश्वविद्यालय में सिम्बायोसिस जो विश्वविद्यालय है वो कौशल विश्वविद्यालय की श्रेणी में, और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय की श्रेणी में अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु का। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय की श्रेणी में अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु का। ठीक है, कौन सा? विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान, कॉलेज की श्रेणी में हिंदू कॉलेज, अनुसंधान संस्थान की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान, नवाचार की श्रेणी में आईआईटी बॉम्बे, मुक्त विश्वविद्यालय की श्रेणी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान इग्नू, और कौशल विश्वविद्यालय की श्रेणी में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय की श्रेणी में आपका अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु का आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया रैंकिंग विभिन्न विषयों में शीर्ष स्थान प्राप्त संस्थान है। तो आप कौन कौन से विषय में कौन कौन से शीर्ष स्थान प्राप्त करते हैं? ठीक है, आपको बताया था ना कि इंजीनियरिंग में अलग मिलता है, प्रबंधन में अलग मिलता है। तो देखिए इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास, प्रबंधन में आईआईएम अहमदाबाद, फार्मेसी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली, चिकित्सा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली एम्स दिल्ली, दंत चिकित्सा में सावित्री इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंसेज चेन्नई तमिलनाडु, विधि में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटीज बेंगलुरु में। ठीक है, वास्तुकला एवं नियोजन में आईआईटी रुड़की। ठीक है, कृषि एवं संबंध क्षेत्र में भारतीय कृषि संस्थान नई दिल्ली शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को मानवीय हस्तक्षेप के कारण होने वाले पारिस्थितिकी विकास का मूल्यांकन करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। जीईपी सूचकांक निम्न 4 आवश्यक स्तंभों पर आधारित है: वायु, जल, मृदा, वन। इन 4 पर्यावरणीय कारकों में अगर सुधार हो रहा है तो जीईपी सूचकांक में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अगर वायु, जल, मृदा, वन में अगर सुधार हो रहा है तो जीईपी सूचकांक में वृद्धि हो रही है। ठीक है,
पर्यावरण गुणवत्ता में सुधार न होने पर या उसमें गिरावट दर्ज करने पर, नकारात्मक परिस्थिति होने पर जीईपी सूचकांक में गिरावट देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, पहला वाला पॉइंट आपका ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, 19 जुलाई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च किया है। ठीक है, तो उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक भी लॉन्च किया है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ करने वाला पहला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इस सूचकांक को लॉन्च करने का उद्देश्य पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। इसका उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ना। ठीक है, उत्तराखंड जीईपी सूचकांक का आकलन 9 मुख्य घटकों तो जल, वायु, वन, मृदा के आधार पर करता है। उत्तराखंड में जीईपी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया गया है। ठीक है, जीईपी सूचकांक यह निर्धारित करेगा कि राज्य में विकास परख योजनाएं के साथ साथ जल, मृदा, वायु या वन में परिवर्तन क्या हो रहा है। इस सूचकांक के परिणामों के विश्लेषण के से भविष्य में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित करने में मदद मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा टॉपिक है आपका, तो आगे बढ़ते हैं। आपका एसडीजी इंडिया इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स चौथा पॉइंट आपका है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। सर्वप्रथम एसडीजी इंडिया इंडेक्स का प्रकाशन 2018 में हुआ था। ठीक है, तो सर्वप्रथम एसडीजी इंडिया इंडेक्स का प्रकाशन कब हुआ था? 2018 में जाएगा। ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र भारत एवं यूएनडीपी इंडिया की साझेदारी से नीति आयोग की पहल है। इसका उद्देश्य एसडीजीज को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति के आधार पर भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग तैयार करना है। ठीक है, स्मरणीय तथ्य क्या है? 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स का चौथा संस्करण लॉन्च किया गया। ठीक है, तो कौन सा संस्करण लॉन्च किया? चौथा संस्करण एसडीजी इंडिया इंडेक्स का किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा 12 जुलाई 2024 को। ठीक है, इस इंडेक्स में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने लॉन्च किया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स केंद्रीय विषय, इसका विषय क्या है? इसका विषय है आपका विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास, विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। एसडीजी इंडिया इंडेक्स का चौथा संस्करण 16 लक्ष्यों, 17वें लक्ष्य का पर गुणात्मक विश्लेषण, 70 उपलक्ष्यों और 113 संकेतकों पर आधारित है। ठीक है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स के चौथे संस्करण के तहत प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को के लिए 16 एसडीजीज का लक्ष्यवार स्कोर की गणना की गई है। ठीक है, लक्ष्यवार स्कोर राज्य केंद्र शासित प्रदेश के समग्र स्कोर या कंपोजिट स्कोर की गणना की जाती है। ठीक है, समग्र स्कोर में 0 से 100 रेंज पर विस्तारित है। राज्य केंद्र शासित 100 अंक प्राप्त करने हैं तो उसे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। एसडीजी स्कोर के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो राज्यों को उनके एसडीजी स्कोर के नाम पर उनके लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो 100 पॉइंट तक होता है। तो आकांक्षी, प्रदर्शनकर्ता, अग्रणी और लक्ष्य प्राप्त करता, मतलब एस्पायरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। ठीक है, अगर आपका किसी राज्य का 0 से 49 पॉइंट है तो आकांक्षी में है वो। प्रदर्शन करता मतलब 50 से 64 पॉइंट में है तो प्रदर्शन करता है। अग्रणी 65 से 99 पॉइंट है तो अग्रणी है। और लक्ष्य प्राप्त करता अगर अचीवर है 100 पॉइंट उसका होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से? आकांक्षी, प्रदर्शन करता, अग्रणी, लक्ष्य प्राप्त करता। 0 से 49, 50 से 64, 65 से 99 और 100। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का कंपोजिट स्कोर 71 है। ठीक है, मतलब ओवरऑल भारत का स्कोर कितना है? 71 पॉइंट है। 71 पॉइंट है, मतलब 71 पॉइंट है तो किस श्रेणी में शामिल है भारत? अग्रणी, फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल है। ठीक है, तो पूरा ओवरऑल भारत का कंपोजिट स्कोर 71 है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में देश के सभी राज्यों के समग्र स्कोर में सुधार दर्ज की गई है। वर्ष 2023-24 में 32 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने अग्रणी की सूची में श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी की श्रेणी में है, मतलब 65 से लेकर 99 जिनका पॉइंट है, 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया इंडेक्स सर्वाधिक सुधार करने वाले 5 राज्यों में कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक सुधार किसमें हुआ है? पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश 25, स्कोर में वृद्धि हुई है 25। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे में जम्मू कश्मीर, तीसरे पे उत्तराखंड। तो सर्वाधिक सुधार यहाँ पे हुई कौन कौन से में? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। एसडीजी इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल एवं उत्तराखंड 79 के साथ शीर्ष स्थान पे है। ठीक है, तो केरल और उत्तराखंड 79 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पे है एसडीजी रैंकिंग में, तो केरल और उत्तराखंड। ठीक है,
जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में चंडीगढ़ 77 रैंकिंग के साथ पहले नंबर पर है। ठीक है, तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में 77 रैंक के साथ पहले नंबर पर है, और राज्यों में केरल उत्तराखंड 79 के साथ पहले नंबर पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 30 राज्य, तो 30 राज्य में पहले नंबर पर कौन है? केरल और उत्तराखंड 79 स्कोर इसका है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है 78 स्कोर है, और गोवा हिमाचल प्रदेश 77 रैंकिंग के साथ तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो तीसरे पे है। तो केरल उत्तराखंड 79 पहले पे, तमिलनाडु 78 के साथ दूसरे पे, गोवा हिमाचल प्रदेश 77 के साथ तीसरे पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में अंतिम 6 राज्यों में स्थित है। तो अंतिम में कौन स्थित है? 28वें नंबर पे कौन है? बिहार 57 स्कोर के साथ, झारखंड 27वें नंबर पे है 62 स्कोर के साथ, और 25वें नंबर पे कौन है? नागालैंड और मेघालय। ठीक है, तो देखिए आपको पहले नंबर कौन था? देखिए आपको पता होगा उत्तराखंड, केरला था, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद नीचे कौन से? गोवा जाता है और हिमाचल प्रदेश आ जाता है, और नीचे से कौन है? बिहार, झारखंड, नागालैंड और मेघालय। ठीक है, तो बिहार का कितना है? 57 स्कोर है। उधर केरला और उत्तराखंड का कितना था? 79 स्कोर था। उधर उधर तमिलनाडु का 78 था, इधर झारखंड का 62 है, उधर गोवा और हिमाचल प्रदेश का 77 था, तो यहाँ नागालैंड मेघालय का 63 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन। केंद्र शासित प्रदेशों में पहले नंबर पर कौन है? चंडीगढ़ 77 पॉइंट के साथ, और दूसरे नंबर पर पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर है 74 पॉइंट के साथ। पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर 74 पॉइंट के साथ। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन है? अंडमान निकोबार और दिल्ली है 70 पॉइंट के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लद्दाख सबसे नीचे है, सबसे नीचे लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेशों में 65 पॉइंट के साथ। तो ये याद रखना है आपको, सबसे नीचे कौन सा है? लद्दाख है 65 पॉइंट के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यों के प्रदर्शन। आकांक्षी में कोई राज्य नहीं है। देखिए आकांक्षी में कोई राज्य नहीं है, जो आकांक्षी वाला श्रेणी है उसमें कोई राज्य नहीं है। ठीक है, तो 0 इसमें राज्य है। अब उसके बाद जो आकांक्षी के बाद दूसरी श्रेणी जो आती है, कौन सी श्रेणी है? अच्छा प्रदर्शन करने वाले परफॉर्मर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से? 4 राज्य हैं, मेघालय, नागालैंड, झारखंड, बिहार। मेघालय, नागालैंड, झारखंड, बिहार। मेघालय, नागालैंड, झारखंड, बिहार, 4 राज्य हैं। उसके बाद जो 24 राज्य हैं वो अग्रणी में हैं। ठीक है, तो 24 राज्य अग्रणी श्रेणी में शामिल है। ये राज्यों की बात हो रही है, यूनियन टेरिटरी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो 24 राज्य आपके अग्रणी श्रेणी में, फ्रंट रनर में है। ठीक है, और नागालैंड, मेघालय, झारखंड, बिहार 4 खाली अच्छा प्रदर्शन करने वाले में। ठीक है, लक्ष्य प्राप्तता भी कोई नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों में आकांक्षी में कोई नहीं है, अच्छा प्रदर्शन वाले में कोई नहीं है, और जो आठों केंद्र शासित प्रदेश हैं वो अग्रणी में है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी में शामिल है, अग्रणी में शामिल है। ठीक है, एसडीजी लक्ष्य आधारित शीर्ष राजस्थान। ठीक है, तो गरीबी उन्मूलन में तमिलनाडु, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव है। लक्ष्य 2 भूखमरी की समाप्ति में केरल, पुडुचेरी। लक्ष्य 3 अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण में गुजरात, दिल्ली। लक्ष्य 4 केरल, लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, केरल, दिल्ली। लक्ष्य 5 लैंगिक समानता, नागालैंड, लक्षद्वीप। लक्ष्य 6 स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, गोवा, अंडमान एवं निकोबार। लक्ष्य 7, देखिए लक्ष्य 7 में याद रखना है, इसलिए याद रखना है, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा, इसमें उत्तर प्रदेश शामिल है। लक्ष्य 7 में कौन सा शामिल है? उत्तर प्रदेश शामिल है। इसको याद रखना, आपको पूछ सकता है कि किसमें शामिल है शीर्ष पे, तो उत्तर प्रदेश सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा में शामिल है। लक्ष्य 7 सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा में उत्तर प्रदेश शामिल है, और विभिन्न राज्य इसमें शामिल है। लक्ष्य 8 सभ्य कार्य एवं आर्थिक विकास, हिमाचल और लद्दाख में। लक्ष्य 9 उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, गोवा और पुडुचेरी। लक्ष्य 10 असमानताओं की कमी, गोवा और पुडुचेरी। लक्ष्य 11 सतत शहर और समुदाय, महाराष्ट्र, चंडीगढ़। लक्ष्य 12 उत्तरदायी उपभोग, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर। लक्ष्य 13 जलवायु कार्यवाही, सिक्किम, तमिलनाडु, चंडीगढ़। लक्ष्य 14 जल के नीचे जीवन, पश्चिम बंगाल। लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन, विभिन्न राज्य, झारखंड, त्रिपुरा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। और लक्ष्य 16 शांति, न्याय और मजबूती संस्थान, गुजरात, लद्दाख शामिल है। ठीक है, तो बस आपको ये सब नहीं याद करना है, हम आपको पढ़ दिए हैं आपके लिए, बस आपको यहाँ तक ही पढ़ना है। ठीक है, आपको बस यहाँ तक करना है, बाकी ये नीचे वाला बहुत पढ़ना नहीं है आपको। बस आपको इतना याद रखना है कि लक्ष्य 7 सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा में कौन शामिल है? उत्तर प्रदेश शामिल है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ तक ही रखेंगे। आपका 4 टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपका 4 टॉपिक था जिसको हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आपको यह क्लास कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, अच्छे राय देंगे कमेंट में। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, हम उसका जरूर उत्तर देंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे, हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर रखेंगे।
ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का नाम है खुशबू तिवारी यूपीपीसीएस, ठीक है। तो आप उसमें टेलीग्राम चैनल चाहे व्हाट्सएप चैनल आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इसको डाल के यहाँ पे लिख देना है @ HUSBHUTIWARI ठीक है। इसको डालेंगे आप, चाहे टेलीग्राम डालें, चाहे व्हाट्सएप डालें, चाहे भी डालें, इंस्टाग्राम पे डालें, आपको सब जगह मिल जाएगा। आप इसको फॉलो कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे, कोई भी कंटेंट आएगा अब सर्वप्रथम आपको यहाँ पे सूचित किया जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।